तो जिससे पहले जब हम बात कर रहे थे, मैं भी वही बता रहा था आपको कि जिससे देखिए लगातार बचाव पक्ष की तरफ से और हिमायत बेग के परिवार की तरफ से लगातार इस बात की दलील दी जा रही थी कोर्ट में कि हिमायत बेग का कहीं भी हाथ नहीं है। और पिछले दिनों चूंकि हमने देखा भी था जब इस पूरे मामले पे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, महाराष्ट्र सरकार की इस पूरे मामले पर लगातार किरकिरी हो रही थी कि इस पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल सही से नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए उस वक्त आर पाटिल ने साफ कहा था कि नहीं, हम जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ेंगे। और तमाम ऐसे संकेत भी उस वक्त आर पाटिल ने दिए थे कि इसमें हिंदू आतंकवादियों का संगठन होने का भी कुछ बात कही गई थी। हालांकि इससे कोई भी जिस पर काफी राजनीति भी हुई बाद में। जी बिल्कुल, तमाम राजनीति भी हुई और तमाम और जद्दोजहद के बाद आखिरकार इस हिमायत बेग को पकड़ा गया और एटीएस ने बाकायदा फ्रेम किया कि यही हिमायत वही व्यक्ति है जो सीसीटीवी में देखा गया है, जिसने पूरा प्लान किया और एक मास्टरमाइंड के तहत इसको पेश किया गया। और उसी आधार पर कोर्ट में बड़ा लंबा मामला चला और तमाम 108 से अधिक लोगों की पूरी गवाही कराई गई। और गवाही के बाद आखिरकार आज दिन आ गया जिन लोगों के जो 17 लोग मारे जा चुके हैं और 56 से अधिक लोग घायल हुए हैं, उन लोगों के लिए जरूर एक बड़ी राहत की बात होगी कि आज फांसी सजा उसको सुना दी गई है। लेकिन जिस तरह से आपने जी अभिषेक रुकी, हमारे साथ इस वक्त राजा ठाकरे जुड़ गए हैं, सरकारी वकील। ये इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ठाकरे साहब, फांसी की सजा घोषित की गई है सेशंस कोर्ट की ओर से हिमायत बेग के लिए, क्या क्या पॉइंट्स रखे गए जब जिरह हुई और आपने इसको आर्ग्यू किया? इसमें 5 जो कलम है जिसने फांसी की सजा सुनाई गई है, वो सब के सब 5 केस में उनको फांसी की सजा दी गई है। नहीं, हिमायत बेग के मामले में मैं पूछ रही हूँ। जी, हिमायत बेग में उसके ऊपर जो कुल जितने आरोप थे उसमें से 5 आरोप ऐसे थे कि जिसको फांसी की सजा हो सकती थी। तो सभी 5 के 5 जो कलम थे उसमें कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। क्या ये 5 पॉइंट्स थे, 5 आरोप थे? एक तो ये टेररिस्ट एक्ट है, सेक्शन 16 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। दूसरा जो था वो सेक्शन 10AB ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, उसमें भी डेथ दी गई है। उसके बाद में जो डेथ दी गई है वो है सेक्शन 3 ऑफ द एक्सप्लोजिव्स एक्ट। उसके बाद में जो कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है 120B, उसमें भी डेथ की सजा दी गई है। और ये कॉन्स्पिरेसी से जो मर्डर किए हैं तो 302 रेडी 120B, उसमें भी डेथ की सजा दी गई। यानी इस पर पूरी तरह से साजिश रचने का आरोप है, कॉन्स्पिरेसी का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हिमायत बेग के वकील से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि वो हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे और उनका ये भी कहना था कि वो उस दिन वहां मौजूद नहीं था। तो सरकारी पक्ष क्या रहेगा इसके खिलाफ? जी, हाईकोर्ट में तो जाना कानून के तौर से ऐसी तरतूब है उसमें कि जब फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसको जब तक हाईकोर्ट ये कबूल नहीं करती तब तक उसकी वो सजा कायम नहीं हो सकती। तो ऑटोमेटिकली उसमें कंफर्मेशन के लिए मैटर हाईकोर्ट में जाता ही जाता है। अच्छा, ऑटोमेटिकली जाना ही है वैसे भी। यस, और उसके अलावा भी उसको खुद को अपील करने का अधिकार है। जी, जो कि उसके वकील ने कहा है कि वो अपील करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे राजा ठाकरे, वकील सरकारी पक्ष के। तो हिमायत बेग का नाम पहली बार साल 2010 में सामने आया जब हिमायत बेग को जर्मन बेकरी बम धमाके के मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन के इस आतंकी के गुनाह का सफर साल 2005 में ही शुरू हो गया था। आखिर कैसे गुनाह की गलियों से होते हुए ये चेहरा पहुंच गया जेल की सलाखों तक, आइए आपको बताते हैं।